हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि हम लोग सब लोग एट द एंड ये जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी भी डिग्री कर रहे हैं, वो एक तरीके से हम लोग व्यवसाय करने के लिए कर रहे हैं। व्यवसाय मतलब एक तरीके से जो हम लोग का वकीलों का जो पेशा होता है, एडवोकेसी जो है, या जो लीगल सिस्टम में, लीगल प्रोफेशन में जो हम लोग घुसेंगे, इसी के लिए एट द एंड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है ज़रूरी नहीं है आप एक तरीके से समझने के लिए देखो, या ये पेपर में आएगा क्वेश्चन या टॉपिक आएगा उसके लिए देखो। आप इसको ऐसे तरीके से देखो कि आखिर टाइम पे भारत में जो विधि व्यवसाय का जो इतिहास कहाँ से आया, कैसे इन सब की उत्पत्ति हुई, कैसे ये सब आई चीजें, और कैसे इसका बेस रहा। मतलब जब फंडामेंटल किसी चीज के समझते हो, नींव को समझते हो, तो बिल्डिंग ऑटोमेटिक बनती चली जाती है। और शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स का, कि भारत में जो विधि व्यवसाय है, यानी कि जो भारत में जो विधि व्यवसाय है, उसके ऐतिहासिक प्रगति की हमें विवेचना करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि यह एक क्या है, बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भारत में जो विधि व्यवसाय या लीगल प्रोफेशन का ऐतिहासिक विकास देश के न्यायिक, विधायी और प्रशासनिक इतिहास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और शुरू करेंगे कि यह जो विवेचना है वो निम्नलिखित चरणों में विभाजित की जा सकती है। जो विवेचना है वो निम्नलिखित क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित जो चरण है उसमें विभाजित की जा सकती है। यानी कि प्राचीन भारत में विधि व्यवसाय, प्राचीन भारत में यानी पुराने टाइम पे जो विधि का व्यवसाय था, लीगल प्रोफेशन था, वो कैसे चला करता था और कैसे संगठित रूप से मौजूद था। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज में जो विधि व्यवसाय या लीगल प्रोफेशन है, जैसा संगठित स्वरूप मौजूद नहीं था। प्राचीन में ऐसा तरीके से, जैसे कि आज के टाइम पे बार्स हैं, काउंसिल्स है, काफी टाइम में कोर्ट्स बनी हुई हैं, बहुत चीजें बनी हुई हैं, वो उस टाइम पे पहले इस तरीके से संगठित रूप से नहीं मौजूद था। ठीक है, जैसा कि आज हम देखते हैं। और न्याय, प्रशासन, धर्म, रीति रिवाज और राजा के आदेशों पर आधारित था। लेकिन जो पुराने टाइम पे क्या था, जो न्याय प्रशासन था वो धर्म पे आधारित था, रीति कस्टम्स पे आधारित था, और राजा के जो आदेश होते थे उन पर आधारित था। न्याय के स्रोत और प्रशासन देखें तो धर्मशास्त्र और श्रुति स्मृति जिसे हम लोग कहते हैं। न्याय का आधार मुख्य रूप से धर्म कर्तव्य था, जैसा कि वेदों यानी कि श्रुति जिसे हम लोग कहते हैं, स्मृतियां ग्रंथों जैसे कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति में निर्धारित है। न्यायपालिका की संरचना देखें तो न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था पहले के टाइम पे, आपको पता ही है। वह प्राय क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश यानी कि पार्ट विभाग की सहायता लेता था। स्थानीय स्तर पर कुल, परिवार समूह, श्रेणी में आए तो व्यापारिक संघ, और पूग में आए तो ग्रामीण निकाय जैसी संस्थाएं भी विवादों का निपटारा करती थी। वकील की भूमिका क्या रहती थी, वकील की क्या भूमिका है कि सार्वजनिक बहस करना। उस समय कोई पेशेवर वकील नहीं होते थे, मुकदमे में पक्षकार स्वयं अपना पक्ष रखते थे। ठीक है, उस टाइम पे कोई किसी के लिए लड़ता नहीं था। जैसे कि किसी पे कोई आरोप लगा तो वो स्वयं के पक्ष में अपना स्वयं पक्ष रखते थे, स्वयं अपनी बात बताते थे। उस टाइम में कोई किसी की वकालत नहीं करता था। ठीक है, पंडित और शास्त्रविद की भूमिका क्या है, कानूनी मामलों में, खासकर धर्मशास्त्र के और जटिल प्रश्नों पर राजा या न्यायाधीश पंडितों या शास्त्रविदों, कानून के जो विद्वान होते थे उनकी सलाह लेते थे। ये विद्वान एक तरह से कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाते थे, लेकिन वे पेशेवर रूप से किसी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। वो धर्म की बात करते थे, वो अपने मतलब ग्रंथों की बात करते थे, कानून की बात करते थे। ठीक है, मध्यकालीन भारत में विधि व्यवसाय, मध्यकालीन भारत में यानी कि जो मेडिवल इंडिया था उसमें क्या विधि व्यवसाय चला वो देखते हैं। प्राचीन भारत पढ़ लिया, मध्यकालीन पढ़ो। मध्यकाल में क्या था, विशेषकर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में, मुगल एम्परर टाइम पे इस्लामी कानून यानी शरीयत का जो प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा। इसने न्याय प्रणाली में बदलाव लाए, कैसे लाए, लेकिन पेशेवर विधि व्यवसाय का विकास अभी भी सीमित रहा। मतलब बदलाव तो काफी लाए, क्योंकि इस्लामी कानून आ गया था, मुगल एम्परर ही कहा जाता है लगभग पूरा मेडिवल इंडिया। ठीक है, तो काफी ज्यादा बदलाव तो लाए, लेकिन क्या हुआ, पेशेवर विधि व्यवसाय जो एक लीगल प्रोफेशन जो था उसका विकास अभी भी इसमें लिमिट में ही रहा। कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। न्यायिक व्यवस्था देखें तो शरीयत का प्रभाव दिखा इसमें। इस्लामी न्यायशास्त्र यानी फिक्ह के सिद्धांतों, फिक्ह जिसे नहीं पता है तो ये सब चीजें, ये सब उसके अंदर शरीयत के अंदर ही आते हैं। पर्टिकुलर हर टॉपिक्स में काफी ज्यादा बड़ा एक मैंने पर्टिकुलर एक मुस्लिम लॉज की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप उस पे जाके आराम से एक एक चीज को स्रोतों में जाके शरीयत के जो मैंने बताए थे उसमें आप देख सकते हो। उसके सिद्धांत हो गए, विशेषकर हनाफी स्कूल, जो हनाफी स्कूल होते थे जो को भारत में लागू किया गया। न्यायिक अधिकारी देखे तो सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान सम्राट में निहित थी। मुख्य यानी कि जो मुख्य रूप से हम लोग देखें तो मुख्य रूप से हमें देखने को क्या मिलता है,
मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेगा कि मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलेगा कि कैसे-कैसे टाइम पे मुगल एम्परर में या मुगल एम्परर्स के टाइम पे हम लोग को किस तरीके से चीज़ों को देखने को मिलता था, कैसे हम लोग को प्रभाव चीज़ों में देखने को मिलता था, हम लोग समझते थे। मुख्य न्यायाधीश को काज़ी उल कुज़ात कहा जाता था। उस टाइम पे मुख्य जो न्यायाधीश थे, वो उसे क्या कहा जाता था? काज़ी उल कुज़ात कहा जाता था। काज़ी स्थानीय स्तर पर न्याय करते थे। मुफ्ती की भूमिका क्या थी? मुफ्ती कानून की व्याख्या करते थे और फतवा यानी कि कानूनी राय देते थे, जो काज़ी को निर्णय लेने में सहायता करता था। ये विशेषज्ञ कानूनी सलाहकार थे। वकील का उदय कब हुआ था? अगर आप जानना चाहते हो, वकील ए शारा। इस काल में एक अनौपचारिक प्रतिनिधित्व को वकील कहा जाने लगा। मतलब एक जो अनौपचारिक प्रतिनिधि था किसी के प्रति जो बोलने वाला, उसको एक वकील कहा जाने लगा वकील ए शारा में। हालांकि वे आधुनिक अर्थों में वकील नहीं थे, वे केवल पक्षकार की ओर से तथ्यों को प्रस्तुत करने में सहायता करते थे। जैसे कोई कहता था कि हाँ भाई, इनका ये कहना, वो बस इतना करते थे। वो कोई आधुनिक अर्थों में वकील नहीं थे। उनका कार्यक्षेत्र और शक्तियाँ सीमित थी और उन्हें किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती थी कि ये पढ़ाई करोगे तभी वकील बनोगे। ठीक है। ब्रिटिश काल में विधि व्यवसाय का उदय और विकास। यह वह दौर था जब भारत में पेशेवर और संगठित विधि व्यवसाय की नींव रखी गई। यह वह दौर था जब भारत में जो पेशेवर और संगठित विधि व्यवसाय की नींव रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने अपनी न्याय प्रणाली स्थापित की, जिसने वकीलों के लिए एक स्पष्ट कानूनी और संस्थागत ढांचा क्या किया? प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक चरण 1600 से 1773 तक का प्रारंभिक चरण, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये मैंने एक तरीके से, लेकिन अच्छा टॉपिक था तो मैं फिर से पढ़ाने लगा। मेयर कोड 1726, चार्टर जो ऑफ 1726 का आता है, उसके द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास में मेयर कोर्ट्स की स्थापना की गई। इन अदालतों ने अंग्रेजी कानून और प्रक्रिया को लागू करना शुरू किया। वकीलों की स्थिति क्या बन गई? इन अदालतों में वकील का कार्य मुख्य रूप से कंपनी के जो कर्मचारी या निजी व्यक्ति करते थे, जिन्हें औपचारिक रूप से कानून की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वो अपने कंपनी के हित में हमेशा क्या कर देते थे? न्याय देते थे, अपनी कंपनी के हित में हमेशा काम करते थे। सुप्रीम कोर्ट का चरण रहा 1774 से 1861 तक। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इसके तहत क्या हुआ? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई 1774 में। बाद में बंबई और मद्रास में भी सुप्रीम कोर्ट स्थापित। उसमें पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कलकत्ता की है। ठीक है। वकीलों का वर्गीकरण देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी कानून व्यवस्था के अनुसार विधि व्यवसाय में बैरिस्टर और अटॉर्नी सॉलिसिटर में विभाजित किया गया। बैरिस्टर देखते हैं क्या होता है। इन्हें ग्रेट ब्रिटेन या आयरलैंड के इन ऑफ कोर्ट्स को बुलाया जाता था और ये कोर्ट्स में बहस करते थे। अटॉर्नी या सॉलिसिटर देखें तो ये कोर्ट में वकीलों के दस्तावेज तैयार करने और मामलों को व्यवस्थित करने का कार्य करते थे। वकील या प्लीडर देखते तो क्या होता है कि भारतीय मूल के वकीलों को स्थानीय अदालतों यानी कि कंपनी की अदालतों में प्रैक्टिस करने की अनुमति थी, लेकिन शुरू में सुप्रीम कोर्ट में नहीं। ठीक है। एडवोकेट्स एक्ट जो आया था 1846 वाला, ये मैं पूरा एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह एक मील का पत्थर था। इसने भारत की जो अदालतों में क्या करा? सभी वर्गों के लोगों को उनकी राष्ट्रीयता या धर्म की परवाह किए बिना वकालत करने की अनुमति दी। इसने कानून को सभी के लिए खुला पेशा बनाया। उच्च न्यायालयों का चरण 1861 के बाद क्या रहा कि इंडियन इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट जो 1861 का था, वो क्या रहा कि इसने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया और कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना करी। इसने क्या करा? जो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया 1861 में, उसने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट और सदर सदर अदालती थी, उनको पूरा पूरा समाप्त कर दिया और कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना कर दी। वकीलों का वर्गीकरण देखें तो 4 श्रेणियों में कर दिया गया। हाई कोर्ट्स की प्रमुख 4 श्रेणियां थी। एडवोकेट्स यानी कि मुख्य रूप से बैरिस्टर जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए नामांकित होते थे, उन्हें एडवोकेट कहते थे। वकील उन्हें कहते थे, ये भारतीय मूल के लोग थे जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और हाई कोर्ट द्वारा अनुमोदित थे। अटॉर्नी किन्हें कहते थे? दस्तावेजों और केस तैयारी के लिए। और प्लीडर किन्हें कहते थे? ये निम्न अदालतों यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते थे। और लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट जो 1879 का जो था कि इस अधिनियम ने वकीलों के विभिन्न वर्गों के दाखिल इनरोलमेंट और उनके पदानुक्रम या हायरार्की को नियंत्रित किया। फिर इसने पूरे देश में कानूनी पेशे को विनियमित करने का एक प्रयास किया। ठीक है, फिर देखते हैं
कानून की शिक्षा। इस काल में भारतीय विश्वविद्यालयों जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कानून की औपचारिक शिक्षा शुरू हुई, जिससे कानूनी पेशे में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य हो गई थी। पहले खुला पेशा बना दिया गया, बाद में शैक्षणिक योग्यता उन्होंने अनिवार्य कर दिया, सही भी रहा। कानूनी पेशे के विकास में महत्वपूर्ण केस लॉ या घटनाएं कौन-कौन सी रही कि कॉम्पिटिशंस और संघर्ष। भारतीय वकीलों यानी कि वकील और प्लीडर्स और ब्रिटिश वकीलों यानी कि बैरिस्टर्स और एडवोकेट के बीच पेशे में समानता और प्रैक्टिस के अधिकारों को लेकर हमेशा संघर्ष चलता रहा है। प्रमुख उदाहरण देखें कानून से संबंधी यानी 1892 में कलकत्ता उच्च न्यायालय वकील श्रेणी के लोगों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालयों में वकीलों को बहस करने के अधिक अधिकार प्राप्त हुए, जिससे भारतीय और विदेशी कानून पेशेवरों के बीच की खाई थोड़ी सी कम हुई। पहले उन लोगों को ज्यादा अधिकार थे, बैरिस्टर्स एडवोकेट्स हुआ करते थे, ठीक है, और वकीलों यानी जो हिंदी जो ये भारत के जो कानूनी विश्वविद्यालय से पढ़ते थे, थोड़े कम अधिकार होते थे निचले निचले स्तर पे। स्वतंत्रता के बाद विधि व्यवसाय का समेकन क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इंडिया में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय विधि जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? जो भारतीय विधि व्यवसाय का एकीकरण देखें यानी यूनिफिकेशन देखें, लोकतांत्रिकरण और आधुनिकीकरण हुआ। बार काउंसिल्स और कानूनी शिक्षा का मानकीकरण कैसे हुआ कि ऑल इंडिया बार कमेटी 1951 में भारत सरकार ने विधि व्यवसाय के लिए एक एकीकृत संरचना की सिफारिश करते हुए एस.आर. दास की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। फिर अधिवक्ता अधिनियम द एडवोकेट्स एक्ट 1961 लागू हुआ। इस अधिनियम भारतीय विधि व्यवसाय के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा। उद्देश्य इसका था कि विधि व्यवसाय का समेकन करो, कंसोलिडेशन करो, एकल श्रेणी सिंगल क्लास में बदल दो उसको। समापन इसने वकील, प्लीडर, अटॉर्नी आदि के सभी पुराने वर्गीकरणों को मतलब डिवाइडेशन को समाप्त कर दिया और केवल एडवोकेट की एक एकल श्रेणी सिंगल क्लास बना दिया। सब एडवोकेट ही रहेंगे, पहले कोई प्लीडर है, कोई ये है, जैसे अभी नोटरी है, कुछ लोग जो होते हैं एडवोकेट हैं, जो कुछ लोग पहले के टाइम पे एडवोकेट होते तो हाई कोर्ट के, अब एडवोकेट हैं तो कुछ और लिख रहे हैं, लोअर कोर्ट के एडवोकेट है तो कुछ और लिख रहे हैं, अब एडवोकेट एडवोकेट होता है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई इसने पूरे देश के लिए एक कानूनी शिक्षा और पेशे के मानक निर्धारित करने हेतु एक सर्वोच्च नियामक निकाय या एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी के रूप में बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया बीसीआई की स्थापना की। राज्य बार काउंसिल्स देखें यानी प्रत्येक राज्य में राज्य बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल्स की स्थापना की गई, जो वकीलों को नामांकित या एनरोल करती है और उन पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र रखती है। पेशेवर आचार संहिता देखें तो बीसीआई को पेशेवर आचार संहिता यानी कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स बनाने और लागू करने की क्या दी गई? शक्ति दी गई। केस लॉ उदाहरण देखें एडवोकेट्स एक्ट से संबंधित तो ए के करीपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ए के करीपक और यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर था, तो हालांकि ये मामला प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस से संबंधित है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यों की समीक्षा के संदर्भ में जो बीसीआई को दी गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई थी, और साथ में क्या हुआ था कि दी गई वैधानिक शक्तियों और उसके अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जो जुडिशियल कार्यों के महत्व को इस अधिनियम के तहत समझा जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम सत्यनारायण वाला जो मैटर रहा 1978 में, इस मामले ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत अधिवक्ता की पात्रता और पंजीकरण से संबंधित नियम बनाने की व्यापक शक्ति है, ठीक है। और विधि शिक्षा में सुधार कैसे लाया गया कि 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स होना चाहिए यानी प्रोफेसर एन.आर. माधव मेनन के प्रयासों से विधि शिक्षा में 5 वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि बीएलएलबी का जो कोर्स है वो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ही इसका वो आया, तो प्रोफेसर एन आर माधव मेनन के प्रयासों से ही विधि शिक्षा में 5 वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसने कानून को स्नातक स्तर यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एक करियर के रूप में स्थापित किया। नेशनल लॉ स्कूल्स एंड नेशनल लॉ स्कूल्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर NLSIU की स्थापना ने भारत में कानूनी शिक्षा के मानकों को ऊपर उठाया। एलएलएम करो तो भाई जो है क्लैट दे के ही करो, मेरा तो यही मानना है कि कोई फायदा नहीं होता। अगर आप छोटे स्कूलों से या कॉलेजों से आप लॉ कर ले तो कोई भी आप डिग्री करो एक रिस्पेक्टेड कॉलेज से करो, जिससे आपका एक तरीके से देखो आपको एक तो पहले एक्सपोजर मिलता है, माहौल मिलता है, डिबेट्स करने को मिलती है। छोटे स्तर पे इंसान देखो खुद ही जागरूक नहीं है, जब आपको माहौल अच्छा मिलता है तो आप ऑटोमेटिक अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। यहाँ जो खुद ही यार
दिमाग से पैदल है, उससे तुम अगर बोलोगे तो वो कहता है अरे यार जिसके कहने वाली बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। विधि व्यवसाय की वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ देखते हैं, तो क्या होता है आज भारतीय विधि व्यवसाय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गतिशील व्यवसायों में से एक है। जो आज भारतीय जो विधि है जो विधि व्यवसाय है वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गतिशील व्यवसायों में से एक है। विधि व्यवसाय के क्षेत्र देखते हैं, यानी विधि व्यवसाय के क्षेत्र देखो तो विधि व्यवसाय अब केवल मुकदमेबाजी तक ही सीमित नहीं है, यह कई विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित हो गया है। यानी मुकदमेबाजी लिटिगेशन कहते हैं, सिविल, आपराधिक, संवैधानिक कोई मामले हो गए उसका, कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक विधि में भी कमर्शियल लॉ हो गया है, विलय और अधिग्रहण एमएनए कर रहे हैं, पूंजी बाजार में, निजी इक्विटी में विशिष्ट विधियां देखें तो कराधान, टैक्सेशन, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन हो गया, पर्यावरण विधि, इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, साइबर विधि, साइबर लॉ हो गया, इन सबको लेके, ठीक है। कानूनी आउटसोर्सिंग देखें, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग एलपीओ कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सेवाओं में भारतीय वकीलों की भागीदारी है। कानूनी पेशे की आधुनिक चुनौतियां, न्यायिक विलंब देखें यानी जुडिशियल डिलेज, मामलों की भारी बोझ के कारण न्याय मिलने में देरी होना। गुणवत्ता नियंत्रण देखें तो कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता होगी। फिर विदेशी फर्मों का प्रवेश, भारतीय विधि बाजार में विदेशी कानूनी फर्मों के प्रवेश का मुद्दा, जिस पर अभी भी बीसीआई द्वारा नियमों के माध्यम से नियंत्रण रखा गया है। तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी देखते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और कानूनी प्रौद्योगिकी, लीगल टेक का उदय हुआ है और कानूनी रिसर्च और प्रक्रियाओं को यह बदल रहा है। केस लॉ उदाहरण देखें, आधुनिक चुनौती से संबंधित है कैसे। फिर ए के बाल सुब्रमण्यम और बना बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ए के बाल सुब्रमण्यम वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2012 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों की प्रैक्टिस के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिससे स्थापित हुआ कि विदेशी फर्मों को भारत में स्थायी रूप से प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे फ्लाइंग इन फ्लाइंग आउट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जैसे अस्थायी कार्य पर कर सकते हैं, बशर्ते वे बीसीआई नियमों का पालन करें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पालन करें, देन वो कर सकते हैं। लेकिन विदेशी फर्मों को भारत में स्थायी रूप से प्रैक्टिस करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और भारत में विधि व्यवसाय की ऐतिहासिक प्रगति असंगठित अनौपचारिक सलाहकार की भूमिका से शुरू होकर ब्रिटिश काल में औपचारिक वर्गीकरण तक पहुंची और अंततः एडवोकेट्स एक्ट 1961 के माध्यम से एकल, एकीकृत और अत्यधिक विनियमित पेशे के रूप में स्थापित हुई। यह विकास क्रम दर्शाता है कि भारतीय विधि व्यवसाय ने हमेशा सामाजिक, राजनीति और कानूनी बदलावों के साथ खुद को ढाला और यह देश के न्याय, स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन को बनाए रखने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया कि भारत में जो विधि व्यवसाय है वो कैसे आया, कैसे पहले के टाइम पे रहा मेडिवल इंडिया में, आधुनिक के टाइम पे कैसे रहा है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आपको पता आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड लाइक 2 वीडियो को देखना है और ये जानना है कि आखिर हम लोग का जो 5 साल का बीएलएलबी कर रहा है वो कैसे शुरू हुआ। एनआर माधव जो आए थे तो उन्होंने ये सब करा, या बहुत सारे इन्होंने, हर व्यक्ति ने अपने अपने लेवल पे बहुत चीजें करी है। और वीडियो को ना समझ में आया तो आप देख लेना एक दो बार, और ऐसी वीडियो आते रहेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।